नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। 1 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे नाबालिग गुनहगार, पिता कब होगा गिरफ्तार। कुछ नहीं बचा है। ये अब लोगों को इमोशनल करके मिसलीड करने की या मिसगाइड करने की जो कोशिश कर रहा है, इसके सारे हथकंडे फेल हो गए। किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है और ये बाहर बैठा हुआ है आराम से, और हमें लॉ बताए जा रहे हैं। जिसकी दुनिया खत्म हो गई उसको लॉ बताए जाते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी पेन में होता है ना, उसी को पेन दिया जाता है। जो ऐसे पैसे वाले होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ये परिवार ही क्रिमिनल है। आप इसके स्कूल में जाके इस बच्चे का रिकॉर्ड पता कीजिए। इसके रोज झगड़े होते हैं, इसकी रोज लड़ाइयाँ होती हैं दूसरे बच्चों से। तो ऐसे बच्चों से जिनके जहाँ इसके झगड़े होते हैं, ये वहां भी कुछ कर सकता है बच्चों को। लोगों के तो बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है इस राक्षस के होते। ये अभी तक बाहर बैठा हुआ है। क्यों बाहर क्यों बैठा हुआ है? ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए, जुगाड़बाजी करने के लिए। नॉट डन। तो एक रईसजादे ने अपने रील के शौक के लिए एक 23 साल के युवक को रौंद दिया। अपने जवान बेटे को खोने वाली मां हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है। मां के बेटे का गुनहगार नाबालिग, जिसकी कार से कुचलकर उसके कलेजे के टुकड़े को मौत के मुंह में धकेल दिया गया, और अब उसमें नया खुलासा हुआ है, नया सबूत सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास हादसे के दिन का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सब कुछ दिख रहा है कि कैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद क्या हुआ। सारा सच इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। दिल्ली स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा हुआ यह नया वीडियो आपको दिखाते हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सही लेन में नहीं चल रही थी। देखिए, सफेद पट्टी के दूसरी तरफ बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी, हवा से बातें करती हुई चल रही थी स्कॉर्पियो। आरोपी और उसकी बहन ने उसके बाद टक्कर मारने के बाद युवक को मौत के मुंह में धकेलने के बाद वहां से भागने की कोशिश की थी। गाड़ी की रफ्तार देखिए और यह समझिए कि कैसे वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी। अपनी लेन जो कि बाईं तरफ होती, उसको छोड़ करके वो सड़क के ठीक बीच में चल रही थी। सामने से पीले रंग की एक बस आती है और उसके बाद अचानक से एक शार्प कट मारता है यह नाबालिग, और उसके बाद आगे जाकर के साहिल और एक टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मार देता है। इन तस्वीरों को देखिए, एबीपी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हवा से बातें करती हुई, एकदम तेज रफ्तार से जाती हुई यह स्कॉर्पियो गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। बगल में उसकी बहन बैठी थी जो रील बना रही थी, और इनके इस थ्रिल की कीमत 23 साल के साहिल ने चुकाई है। इन तस्वीरों को देखिए, 3 फरवरी सुबह 11:38। और तस्वीरों में इस सफेद पट्टी को आप देखिए। सफेद पट्टी जो कि रोड की मिड लाइन है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्कॉर्पियो कार आती है वो तेज रफ्तार के साथ आती है, और स्कॉर्पियो इस बीच पट्टी के उस तरफ चल रही थी, यानी कि सड़क के बीचों बीच चलती हुई यह स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आ रही है। अगर इस गाड़ी का जो तय समय रूट था, अगर इधर चल रही होती यह कार, तो साहिल की जान नहीं जाती। लेकिन यहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जा रही थी। सफेद पट्टी के बीचों बीच चल रही थी यह सब गाड़ी, और ऐसे में सामने से जब बस आई तो वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने एक शार्प कट मारा, और शार्प कट मारने के बाद सामने बाइक पर साहिल था और एक टैक्सी थी जिसको इन्होंने तेज रफ्तार के साथ, और इस गाड़ी की रफ्तार देखिए 80 से 100 के बीच थी, और ऐसे में इतनी तेज गाड़ी को नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल होता है। यह नाबालिग तो क्या, कोई सामान्य ड्राइवर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एक एसयूवी गाड़ी, एक मजबूत गाड़ी जो एक 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करते हुए बीच सड़क पर चल रही थी, सफेद पट्टी के लेफ्ट साइड में होने की जगह बीचों बीच चल रही थी, और ऐसे में 23 साल के साहिल की क्या गलती थी? सवाल उसकी मां यही बार बार पूछ रही है कि आखिर उनके बच्चे की गलती क्या थी। और ये जो रईसजादे हैं, ये जो लड़की है जो कि बगल में बैठी हुई अपने भाई की रील बना रही थी, और वो नाबालिग लड़का जो कि बीच सड़क पर गाड़ी चला रहा था, वो अब बाहर आ चुका है क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम थे। 23 साल का साहिल मौत के मुंह में जा चुका है। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर इसमें आप देखेंगे कि नाबालिग लड़का और उसकी बहन भागने की कोशिश कर रहे हैं। टक्कर मारने के बाद दोनों इत्मीनान से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें पकड़ करके दोबारा फिर वहां पर ले जाते हैं। तो नाबालिग आरोपी जिसने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई, और देखिए ये जो वीडियो है इसमें अगर आप देखेंगे तो
ये सफेद शर्ट वाला शख्स जिसे रोकता है वो नाबालिग है। हम उसका चेहरा ब्लर कर रहे हैं क्योंकि नाबालिग का चेहरा हम नहीं दिखा सकते आपको। उसके साथ साथ उसकी बहन भी है, दोनों बहस करते हैं। लेकिन वहां जो सफेद रंग की शर्ट वाला शख्स है, शायद वो वकील था जिसने इन दोनों को पकड़ा, और लोग भी, स्थानीय लोग जुटे और उसके बाद इन दोनों को पकड़ करके वहां से एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाया गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर, इसमें आप देखेंगे ये शख्स है जो सामने आ रहा है और पीछे से भागता हुआ ये शख्स दिख रहा है। ये देखिए, इसे जो हमने ब्लर किया हुआ है, ये वो ड्राइवर है, ये वो नाबालिग लड़का है जो टक्कर मारने के बाद साहिल को मौत के मुंह में धकेलने के बाद भाग रहा था वहां से। उसके साथ उसकी बहन भी थी। सफेद शर्ट वाला शख्स और दूसरे जो वहां पर लोग थे, उन लोगों ने इन दोनों को पकड़ा और उसके बाद वापस उन्हें घटनास्थल पर ले गए जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर। तो सोचिए, पहली गलती, तेज रफ्तार से नियमों की अनदेखी करते हुए टक्कर मारी और उसके बाद भागने की कोशिश की है, यहां पर भागने की कोशिश की है। हमारी सहयोगी अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजातिका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए बीच सड़क पर स्कॉर्पियो चल रही थी और उसके बाद, और रफ्तार बहुत तेज थी, उसके बाद फिर वहां से भागने की भी कोशिश की गई थी। और ऐसे में लड़के का जो पिता है वो सामने आकर के कहता है कि ये गलती थी, ये तो एक एक्सीडेंट था, हमें बहुत दुख है, साहिल भी हमारे बेटे जैसा था। ऐसे में उसकी मां का कहना, इना माकन का कहना गलत नहीं है कि यहां पर आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल चंदन, यही सवाल उसकी मां भी उठा रही है और बड़े जायज सवाल हैं और इसलिए ये एविडेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई तरह से अब ये नैरेटिव भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था, जहां सवाल उठाए जा रहे थे उस वीडियो को देखकर जो कि आरोपी पक्ष ने जारी की थी, जिसमें नज़र आ रहा था कि साहिल सामने से नज़र आ रहा है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। आज जो हमने वीडियो एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखाया है, अब इसके बाद में रियलिटी सामने आई है। इसमें नज़र आ रहा है कि दो लेन्स हैं, एक राइट तरफ जाने वाली लेन है, दूसरी लेफ्ट तरफ से आने वाली लेन है, दोनों मिक्स लेन्स हैं। लेकिन कैसे सफेद पट्टी को पार करके जो नाबालिग है अपनी स्कॉर्पियो दूसरी तरफ लेकर आता है और कितना शार्प कट, वो जो सामने पीले रंग की एक स्कूल बस संभवतः आ रही है उस सामने से उसके लेता है और जैसे ही वो वहां से कट लेता है उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हमें समझ आती हैं कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जैसे कि आपने दर्शकों को भी बताया, 11:38 11:38 20 सेकंड्स के आसपास ये हादसा हुआ और उस समय जो तस्वीर है वो नजर आती है कैसे गलती स्कॉर्पियो की है, वो बड़ी साफ तौर पर नजर आती है। अपने कट, अपनी लेन पर आखिर वो क्यों नहीं चल रहा था, क्या जरूरत थी उसे अचानक से इस तरह से डाइवर्ट करने की। और अजातिका, गाड़ी की रफ्तार, सामान्य तौर पर इन इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार जो है वो नियंत्रण में रखनी होती है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ना सिर्फ ये बीच के लेन में चल रहा था, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच चल रहा था, बल्कि गाड़ी की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसे नियंत्रण करना किसी के बस की बात नहीं थी। चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये गौर करने वाली बात है, अगर ये गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती जो कि ऐसे इलाकों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। लाल बहादुर एक वहाँ पर कैंपस है जो यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है और यूनिवर्सिटी के आसपास, इंस्टीट्यूट्स के आसपास जहाँ आमतौर पर स्टूडेंट्स निकलते हैं, आवाजाही स्टूडेंट्स की बहुत होती है, वहाँ तो खास तौर पर नियम होता है कि आप इतनी तेज गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये अगर बात करें, कोई हाईवे नहीं है, ये एक वैसी सड़क है जो बड़ी रोड है, जरूर आपको बड़ी नजर आ रही है, लेकिन आसपास कैंपसेस हैं, वहां पर जो परमिसिबल लिमिट है वो करीबन 40 से 50 की ही है, उससे ज्यादा की नहीं है। और ये जो गाड़ी नजर आ रही है वो करीबन 100 की स्पीड पर नजर आ रही है। अजातिका, इन सब के बीच जब दोनों ने भागने की कोशिश की थी, जब आरोपी लड़के और उसकी बहन ने भागने की कोशिश की और भीड़ ने उन्हें भागने नहीं दिया, तो आरोपी लड़के और उसकी बहन ने लोगों से भी बहस की थी। तो सोचिए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि जो हम बहस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजातिका, हम अपने बहस की तस्वीरें दिखाते हैं एक बार अपने दर्शकों को। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा भाई। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं, हाँ बंदा मर गया है, बंदा मर गया। नहीं नहीं, ये गाड़ी कैसे ठुका रहे हो? गाड़ी देखो, हमने पेरा है 60 की स्पीड थी, वो बंदा बहुत स्पीड में। तो देखिए, पहले वहां से भागने की कोशिश की, भीड़ ने वहां पर रोक लिया तो उल्टा बहस कर रहे थे और इन रईस जादों की सनक की कीमत 23 साल के साहिल ने चुकाई है।
इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा भाई इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ बंदा मर गया है। बंदा मर गया। नहीं नहीं हाँ, ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देख रहा हमने पे रहा है। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा कोई मतलब नहीं बनता ये भाई। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा भाई इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ बंदा मर गया है। बंदा मर गया। नहीं नहीं हाँ, ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देख रहा हमने पे रहा है। ये सब गलती से तो यहां पर आरोप यह लगाया जा रहा था कि साहिल तेज रफ्तार से आ रहा था और इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहां पर हमने आपको सबूत के तौर पर दिखाया है कि किस तरह से तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी और वो भी बीच लेन पर चल रही थी, यानी अपनी लेन में भी नहीं चल रही थी। दो नियम यहां पर तोड़ा था इन दोनों ने और उसके बावजूद दोषारोपण किया जा रहा था साहिल के ऊपर। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, साहिल की मां ईना माकन बार बार यह सवाल खड़े कर रही हैं कि जब यहां नियमों के तहत नाबालिग अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले में ऐसा अब तक क्यों नहीं हो पाया है, क्या वजह रही है? जी बिल्कुल, देखिए चंदन, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस मामले में पिता की नेग्लिजेंसी ज़रूर बनती है, लेकिन कानून के मुताबिक इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है। इतना ज़रूर है कि पुलिस ने जो नाबालिग के पिता हैं उनको थाने बुलाया था, 24 घंटे तक बैठा कर रखा, उनको बाउंड डाउन किया। पुलिस का ये कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस मामले में चार्जशीट फाइल की जाएगी, जिसके अंदर पिता का नाम जो है वो शामिल किया जाएगा और जब वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद ये अदालत तय करेगी, यानी जज तय करेंगे कि उसमें कितनी सजा उनको देनी चाहिए। मनोज, यहाँ जैसे पुणे के पोर्शे कांड से इसकी अगर तुलना की जाए, वहां पर नाबालिग के पिता को गिरफ्तार किया गया था। क्या पुणे का नियम अलग है, दिल्ली का नियम अलग है? जी, इस मामले को लेकर भी हमारी बातचीत हुई है। इस मामले पर अधिकारियों का यह कहना है कि जो पुणे वाला मामला था वो बिल्कुल एक अलग मामला था। उसके अंदर जो नाबालिग का पिता था, उस पिता ने जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, इस वजह से उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस मामले की जब पुलिस ने पूरी प्रॉपर जांच की और तमाम जांच के अंदर जो भी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, इसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिसके अंदर इस नाबालिग के पिता ने सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ की हो। हाँ, इनकी इतनी गलती ज़रूर है कि अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। पुलिस का यह कहना है कि कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो अभी हमने की है। इसके अलावा जब चार्जशीट इस मामले में फाइल की जाएगी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, उस चार्जशीट के अंदर पिता का नाम शामिल किया जाएगा और अदालत ये तय करेगी कि 3 साल की सजा होती है या कितना जुर्माना होता है इस मामले में। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। साहिल की मां ईना माकन का यह कहना है कि उनके बेटे की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो ये समय लिया जा रहा है, बीच में जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, ये भावनात्मक यहां सॉरी कह करके ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को भरमाने की। और साहिल की मां ईना माकन की मांग है कि नाबालिग के पिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कब मिलेगा? लगातार एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साहिल की मां एक बार फिर से मौजूद हैं, ईना माकन जी। ईना जी, हमने उस आरोपी यानी कि जो नाबालिग आरोपी है उसके पिता से भी बात की और उस पिता का भी अफसोस है। वो भी कह रहा है कि उसकी संवेदनाएं आपके साथ हैं और ये भी बोल रहा है कि उसे जानकारी नहीं थी उसका बच्चा कब गाड़ी ले गया, उसकी पत्नी को भी जानकारी नहीं थी कि कब गाड़ी ले गया। क्या कुछ आप कहेंगी इस पर? और क्या कहीं ना कहीं सिस्टम पर अब भी सवाल है, क्योंकि बाहर वो अब भी बैठा हुआ है और इंटरव्यू दे रहा है? मैडम, ऑब्वियसली दिस इज मुझसे ज़्यादा मैं तो अकेली पेरेंट हूँ, पर दुनिया के जो सारे पेरेंट्स हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ हाउ इट इज़ जस्टिफाइड। ये अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन देयर पेरेंटिंग ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स दे आर। वो सिर्फ पैसा ही बटोरने में बिजी हैं क्या? उन्हें ये नहीं पता कि उनको अपने बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो बच्चे अपने करियर की शुरुआत में है, आज अगर वो 10th के बोर्ड्स दे रहा है और उनको अपने बच्चों का यही नहीं पता, उनका स्केड्यूल ही नहीं पता उन्हें कि वो कब गाड़ी लेके चले जाते हैं, ना बेटी का पता है ना बेटे का पता है, तो व्हाट आर दे डूइंग? अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो उन्हें जन्म किस लिए दिया है? लोगों के बच्चे उड़ाने के लिए? ये राक्षस प्रवृत्ति रोड पे दिखाने के लिए? मेरे को किसी चीज़ का जवाब नहीं देना मैडम। क्वेश्चन तो पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड सब देख रहे हैं,
पूरी दुनिया तक ये न्यूज़ जा चुकी है कि अभी तक वो बाहर कैसे बैठा हुआ है। 15 दिन तक संवेदना कहाँ थी इसकी? 15 दिन तक संवेदना कहाँ थी? कहाँ थी इसकी संवेदना? मैं पूछना चाहती हूँ। 15 दिन तक मेरा बच्चा उड़ा के किस हालत में वो वीडियो पब्लिक भेज रही है मुझे, लोगों से वीडियो नहीं देखा जा रहा। मैं अपने बच्चे को लाइव देख के आई हूँ, उस हालत में पड़ा हुआ वहां पे रोड पे। लोगों की वीडियो देखने में रूह कांप रही है। एक माँ को अपने बच्चे को ऐसे देखना पड़े, बच्चे की जगह माँ की गोद में होती। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बुढ़ा भी हो जाता है तो भी बच्चा ही रहता है। लोग वीडियो भी नहीं देख पा रहे उसको। मैं अपने बच्चे को उसकी बार बार वो वीडियो देख रही हूं और अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। वो 15 दिन तक बाहर बैठा हुआ है। सिस्टम से सवाल ना उठाने का कोई रीजन है मैडम? ये भी वो इंटरव्यू में एक दावा कर रहा है जो आपको बताना जरूरी है कि वो वहां गया था, वो भी देखकर आया था। उसने अपने बच्चों को भी बोला कि जो एक्सीडेंट हुआ है आप उसको अस्पताल पहुंचाओ, कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे करके कुछ। मैडम ये फालतू बकवास का कोई सेंस नहीं है। मैं ये सारे जो उसके फालतू के स्टेटमेंट्स हैं उनका काउंटर आंसर दे चुकी हूँ। और पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है। इफ़ ही इज़ थिंकिंग कि अकाउंट्स को बैन करा के, रिपोर्ट करा के और उस पर पैसे वाले लोगों को हायर करके नेगेटिव कमेंट्स दिलवा के, ये जो छोटे मोटे चैनल है, रात को मैंने एक चैनल को देखा, वो मेरे बेटे को और इसको जो है वो कुछ कंपेयर कर रहा है कि सो द बाइकर वॉज सम कमेंट वॉज देयर। तो मैंने पूछा उससे कि भाई कितने पैसे मिले हैं तुझे? मैंने कमेंट किया उस पर। अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है मैम। ये जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले, अब जितने मर्जी लोगों को मिसगाइड करने के लिए स्टेटमेंट्स दे ले, लोगों से पैसे खिला के उनसे नेगेटिव कमेंट्स दिलवा ले, जो मर्जी कर ले। अब हमने बहुत कुछ दे दिया पब्लिक के हाथ में। और जो लास्ट फुटेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटेज कि इसके बच्चे क्राइम करके भाग रहे हैं और स्टूडेंट्स और वो गार्ड्स जो हैं इसके बच्चों को वापस पब्लिक के पास लेके जा रहे हैं स्पॉट पे, तो ये भी मैंने आपको, अब लास्ट मेरे पास जो फुटेज थी मैंने वो भी दे दी है। वो हम जरूर आप इसको पब्लिक में इशू कीजिए। अब सच्चाई सामने आएगी पूरी तरह। मैं एक लास्ट एविडेंस जो मैंने शेयर नहीं करा था, अब वो पब्लिक देखेगी। अब वो पब्लिक खुलेआम देखेगी और उसको स्लो मोशन में दिखाइएगा और दिखाइएगा कि कैसे वो ऑपोजिट लेन में मेरे बच्चा जो बस के पीछे था उस लेन में स्टार्टिंग से इसका बेटा अपनी लेन में ना चल के दूसरी लेन में ड्राइव कर रहा है। और वो इतनी बड़ी बस की हाइट होती है, उसका विजन अगर मेरा बेटा बस के उस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है जैसे कि ये लोग आरोप लगा रहे थे कि जो साहिल है वो ओवरटेक कर रहा है, लेकिन अब जो आपने वीडियो शेयर की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि साहिल तो अपनी लेन में चल रहा है, उधर से गाड़ी आ रही है। मैडम देखिए, कभी भी अगर ट्रैफिक होता है या हमारे आगे का ट्रैफिक रुक जाता है किसी भी वजह से या कोई नहीं चल रहा है, मैं भी गाड़ी चलाती हूँ, तो राइट से ही ओवरटेक किया जाता है ना। दैट इज द राइट वे टू ओवरटेक। लेफ्ट से ओवरटेक इज नॉट जस्टिफाइड। कानून में भी यही बताया गया कि लेफ्ट से ओवरटेक नहीं किया जाता है। तो मेरे बच्चे की ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छी थी। और जिस रोड से मेरा बेटा आ रहा है वो कर्वेचर रोड है, वो कोई स्ट्रेट रोड नहीं है। अब जब इस लड़के ने बस के सामने आके विजन ही ब्लॉक कर रखा है, मैं अपनी लेन में चल रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी लेन में चल रही हूँ? मेरे आगे एक बस है, उसके आगे कोई पागल चल रहा है जो मेरे मुड़ते ही मुझे उड़ा देगा। ये क्या है? ये वीडियो पब्लिक में इश्यू कीजिए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए। मेरे बच्चे को गलत बोलने से पहले इसके बाप को दिखाइए। सबसे पहले इसके बाप को दिखाइए। और वो कैसे बस के मुंह के आगे आके ऐसे अपनी लेन में आ रहा है, स्टंट मार के, ट्विस्ट मार के, ये दिखाइए आप। स्टार्टिंग से वो कहां चल रहा है, वो कौन सी लेन में चल रहा है? स्टार्टिंग से उसकी पूरी लेन खाली पड़ी है, वो अपनी लेन में क्यों नहीं चल रहा? आप दिखाइए, इसको पब्लिक को दिखाइए। यूपी में ब्राह्मणों के अपमान के मुद्दे पर सियासत गर्म है। प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से रोकने और बटुकों को हिरासत में लेकर मारपीट के आरोपों के बाद विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण की चोटी को छूना अपराध है और जिन पुलिसकर्मियों ने यह पाप किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से प्रयागराज में घटना सामने आई, जो बटुकों की चोटी खींचने वाली घटना सामने आई, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कल एक
कार्यक्रम में मैंने कहा कि किसी भी बटुक का, किसी भी ब्राह्मण का शिखा को टच करना भी अपराध है और ये हिंदू संस्कृति के, मैं कह सकता हूँ, प्रतिबिंब हैं। एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। तो सवाल ये उठ रहे हैं पाठक जी कि जिस तरह से आपका ये बयान भी सामने है कि अक्षम्य अपराध है, लेकिन अभी तक इस अपराध का दंड सामने नहीं आया। यही बात लगातार सभी का लेखा जोखा रखा जा रहा है, समय होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देखते रहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के बयान को लेकर बटुकों में उत्साह है। डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे बटुकों ने उन्हें धन्यवाद दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे ने उनसे खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। प्रयागराज में प्रशासन का बटुकों के प्रति जो व्यवहार था उसकी तस्वीरें सामने आई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान भी सामने है। इस बयान के साथ ही अब जो ब्राह्मण समुदाय है वो पहुंचा हुआ है डिप्टी सीएम के आवास पर। आप देखिए, ये बटुक है और इन बटुकों के साथ यहाँ पर जो इनके गुरु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपका नाम जानेंगे? श्याम जी मिश्रा। श्याम जी, आप बटुकों के साथ पहुंचे हुए हैं, उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है, देखिए ब्राह्मण सर्वोपरि पूजनीय है और हमारे पाठक जी ने ब्राह्मणों के प्रति जो अपना स्नेह प्रकट किया है उसके लिए हम लोग उनका साधुवाद और धन्यवाद करने के लिए यहाँ पधारे हैं। देखिए ब्राह्मणों की धरोहर क्या है, शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित हैं, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। आप देख रहे हैं हम लोगों की धरोहर क्या है, शिखा। और जो पाठक जी ने ब्राह्मणों के प्रति स्नेह दर्शाया है, अपना भाव प्रकट किया, उसके लिए हम लोग उनको साधुवाद धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहा एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी डिप्टी सीएम ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया उनको चिन्हित किया जा रहा है, करके उनके साथ जो है उनको दंडित किया जाएगा, ये भी बोले हैं। और उसी का सम्मान करने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है सत्य सनातन महासभा की, जिससे हम लोग उनका सम्मान करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के गौरव हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी से बंदूक की नोक पर करोड़ों के जेवरात लूट लिए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि बदमाश रात में कारोबारी को लूट रहे हैं। बदमाशों ने महावीर सिटी इलाके में कारोबारी को घेर लिया, साथ ही हथौड़े और बंदूक के बट से कारोबारी पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। बदमाशों ने करोड़ों के सोने के जेवरात लूटे और कारोबारी की कार लेकर फरार हो गए। भागने के चक्कर में बदमाश घटनास्थल पर अपनी वैन और बाइक छोड़कर भाग गए। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए बदमाश किस तरह बेखौफ होकर के कारोबारी के ऊपर गोली चलाता है। कारोबारी से लूटपाट की जाती है, उसके बाद उसकी गाड़ी लेकर के ये बदमाश फरार हो जाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना हादुरपुर जट इलाके की है। दरअसल सुबह के वक्त विजिलेंस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची और तभी कुछ स्थानीय युवक उनसे भिड़ गए और बहस करने लगे। वीडियो में देख सकते हैं कि विजिलेंस टीम को लोगों ने घेर रखा है, उनसे बहस कर रहे हैं। कुछ युवकों ने टीम पर कथित रूप से हमला भी कर दिया। हमले में विजिलेंस टीम को आंशिक क्षति पहुंचने की बात सामने आई है। हालांकि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में केस दर्ज करा दिया है, साथ ही हमलावरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इलाके में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में पोस्टर वॉर से सियासी पारा बढ़ गया। कुछ हिंदू संगठनों ने शहर के मुख्य बाजार में पोस्टर लगाए हैं और दो अलग अलग पोस्टरों में लिखे नारे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। साथ ही दूसरे पोस्टर पर लिखा है कयामत तक बाबरी नहीं बना पाओगे। अखिल भारतीय हिंदू परिषद की प्रदेश मंत्री रीता पाल की ओर से पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई है। पोस्टर में रीता पाल ने खुद को मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी भी बताया है। पोस्टर लगने के बाद शहर में सियासी चर्चा तेज हो गई है। छत्रपति संभाजीनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मरीज को लेकर आ रहे एक युवक ने सड़क पर खड़ी डॉक्टर की कार स्टार्ट की और वो अंडरग्राउंड में बनी पैथोलॉजी लैब में घुस गई।
दरअसल युवक एक मरीज को बाइक से लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा था। अस्पताल के डॉक्टर अमोल कुलकर्णी ने अपनी कार हॉस्पिटल के सामने पार्क की थी। डॉक्टर को दिखाकर बाहर आने के बाद युवक की बाइक डॉक्टर की कार के पीछे फंस गई। बाइक निकालने के लिए उन्होंने कार की चाबी ली और कार स्टार्ट की। कार को साइड में पार्क करने की कोशिश में गाड़ी से कंट्रोल हट गया और कार अंडरग्राउंड में बनी पैथोलॉजी लैब में घुस गई। गनीमत रही कि उस समय लैब में कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को हटाया जा सका। तो कार पार्क करने के दौरान हादसा हुआ। अंडरग्राउंड पैथोलॉजी लैब में घुस गई गाड़ी और उसके बाद देखिए कितनी मुश्किल से क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। बिहार के बेगूसराय में मैट्रिक परीक्षा के दौरान जब कुछ छात्राएं देर से पहुंची तो परिजनों ने उन्हें दीवार फांदकर अंदर घुसा दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि कॉलेज के मेन गेट से कुछ परिजन छात्राओं को अंदर घुसा रहे हैं। छात्राएं निर्धारित समय से थोड़ी देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची। परीक्षा के तय समय के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और इसी से नाराज परिजनों ने छात्राओं को दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र के अंदर घुसा दिया। जिले के 2 परीक्षा केंद्रों से यह तस्वीर सामने आई है। एक जगह तो छात्राएं दीवार पार कर परिसर में दाखिल हो रही हैं। बेगूसराय में इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा जारी है और समय को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। इसके बाद पेरेंट्स ने इस तरह की हरकत की है। हालांकि ये कोशिशें सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन बच्चियों को चोट भी लग सकती थी। पेरेंट्स की कोशिश ये थी कि बच्चियों का साल ना बिगड़े, साल ना खराब हो, लेकिन इन सबके बीच जो जोखिम लिया गया है इससे बचा जा सकता था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर हाजीवाड़ा पाइन इलाके के पास एक आईईडी को नष्ट कर दिया गया। हाजीवाड़ा पाइन इलाके के पास जांच के दौरान इस आईईडी की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने आनन फानन में हाईवे के पूरे इलाके को घेर लिया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और बम को नष्ट किया गया। इस दौरान धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में बदमाशों ने जम करके तांडव मचाया। बदमाशों ने हाथों में चाकू और कुल्हाड़ी लेकर पूरे इलाके में गुंडागर्दी की। बदमाशों का तांडव सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। खबरों के मुताबिक देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर अचानक हमला बोल दिया। चाकू और कुल्हाड़ी से दुकानदार पर ताबड़तोड़ वार किए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने कई सामानों में तोड़फोड़ की। चाकू और कुल्हाड़ी लेकर ये आतंक मचाते रहे, लेकिन पुलिस का कोई पता नहीं था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। यूपी के शामली में बकाया बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों के कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद बिजली विभाग के जेई से कथित बदसलूकी भी की गई। बदसलूकी को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता और एसएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुंचे थे। वायरल वीडियो में वो बिजली घर में आग लगाने की धमकी देते दिखे। बीजेपी नेता के बेटे और जेई के बीच तीखी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते जय साहब। फोन किया सर? नहीं मैं तो फोन कर रहा था, ये क्या नौटंकी चला रखी भाई है? अरे तो क्या मतलब है? मतलब मेरे से पैच लड़ाओगे क्या? मेरे से बहस करोगे? मेरे सामने मुझे चैलेंज करोगे आप? हैं तो क्या मतलब है? लाइनमैन नहीं आएंगे बिजली, इसमें बिजली घर में आग लगा दूं। नहीं आप नहीं है, तू है कहां भी भाई? जी साहब ये बताओ पहले, है कहां तू भाई? बिहार की राजधानी पटना में मरीज लेकर जा रही एक एम्बुलेंस से पार्किंग शुल्क वसूलने को लेकर हुए विवाद का वीडियो वायरल हो गया। पूरा मामला राजेंद्र नगर इलाके का बताया जा रहा है। इसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर और पार्किंग स्टाफ के बीच पैसे को लेकर बहस चल रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस में मरीज मौजूद है, लेकिन पार्किंग स्टाफ पैसा वसूलने पर अड़ा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो बनाइए उधर। स्टेशन और ये पार्किंग है, देखिए यह देखिए वसूली कर रहे हैं। यहाँ देखिए पेशेंट गाड़ी में रोड पार्किंग लाती हल्ला कर रहा है। खाली गाड़ी में डेली पैसा देवा जाता है, ठीक ना? ऐसा नहीं था अभी पैसे पार्किंग के लिए कचरा कर रहा है गाड़ी में पेशेंट में। हाँ अरे खाली गाड़ी में पैसा हरदम देते हैं।
धमकी दे रहा है। हाँ, यह देखिए। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड के साथ मजाक करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। शरारती तत्वों की हरकत से आक्रामक हुए हाथियों के झुंड ने लड़कों को दौड़ा दिया। मामला श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज में सिद्ध स्रोत के पास का है, जहां नदी में पानी पीने आए जंगली हाथियों के झुंड को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग शरारत करने लगे। इसके बाद हाथी का झुंड आक्रामक हो गया और युवकों के पीछे दौड़ पड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड युवकों को आक्रामक तरीके से दौड़ा रहा है। हाथियों को अपनी ओर दौड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बाद में हाथी जंगल की तरफ लौट गए। हाथी भले ही विशालकाय जानवर है, लेकिन काफी तेजी से दौड़ता है और ये काफी इंटेलिजेंट होता है और ऐसे में इन युवकों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। महाराष्ट्र के वसई इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक भतीजे ने अपनी बुआ की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी के दोनों के बीच टीवी देखने को लेकर विवाद हुआ और इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कथित तौर पर बांस के डंडे से अपनी बुआ के सिर पर ताबड़तोड़ वार किया। हमला इतना भयानक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शव को छिपाने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की। दोनों ने मिलकर शव को सोफे के अंदर छिपाने की कोशिश की, लेकिन शव भारी होने के कारण वे उसे ठीक से छिपा नहीं पाए। सबूत मिटाने के लिए महिला के मोबाइल फोन को तोड़ दिया गया और घर को अंदर से लॉक कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो टीवी देखने जैसी मामूली बात को लेकर के लड़के ने अपनी बुआ की हत्या कर दी है और उसके बाद शव को छिपाने की भी कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग इलाके में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। इसके बाद आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया और भारी मात्रा में पानी गिराया गया। कई हजार लीटर पानी गिराने के बावजूद आग आसानी से काबू नहीं आई। हालांकि आग बुझा दी गई, लेकिन इससे सैकड़ों पेड़ जल करके खाक हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में छात्राओं से छेड़खानी करना एक मनचले को महंगा पड़ गया। आरोपी कोचिंग जाती छात्राओं को छेड़ रहा था और इसी बीच कुछ छात्राओं ने इस बात की जानकारी मोबाइल से अपने परिजनों को दे दी। फिर क्या था, मौके पर पहुंचे परिजनों ने मनचले युवक की आशिकी का भूत उतार दिया। लात घूसों से जमकर उसकी पिटाई की और परिजनों ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की जम करके पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पोलेरा कस्बे में मनचलों की पिटाई का यह वीडियो सामने आया है। आरोपी कोचिंग जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करता था, उन पर फप्तियां कसा करता था, लेकिन अब उसे सबक सिखाया गया है। महाराष्ट्र के बारामती के इंदापुर में एक लड़की के अपहरण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुणे सोलापुर हाईवे जाम किया है। पुलिस स्टेशन के सामने भी धरना दिया गया। हालांकि अब ट्रैफिक सामान्य हो गया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने भिगवान इलाके में बंदी की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक भिगवान में एक लड़की को उस समय किडनैप कर लिया गया जब वो कार में जा रही थी। दो युवकों ने लड़की को उसकी मां और भाई की आंखों में चटनी डालकर अपहरण कर लिया। इसके बाद इंदापुर तालुका के भिगवान इलाके में लोगों में नाराजगी फैल गई। गांव वाले गुस्से में आ गए और पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। पुणे सोलापुर हाईवे भी जाम किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस के समझाने के बाद लोग मौके से हटे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लड़की के परिजनों ने पूरा वाकया बयां किया और बताया कैसे दिन दहाड़े लड़की को किडनैप किया गया। आज बाचीचं अपहरण केलं। अपहरण मध्ये आज चटणी टाकली बहिणीच्या आणि बाचीच्या भाच्याच्या तिघांच्या डोळ्यात चटणी टाकून बाचीला बळजबरीने त्यांनी पिकअप मध्ये बसवलं। दोघा जणांनी ओढून बाची हात सोडत नव्हती बहिणीचा, तर तिने हातावर लाकडाने वार करून तिचं अपहरण केलं। तो महाराष्ट्र के बारामती में लड़की की किडनैपिंग पर बवाल मचा हुआ है। कार से मां और भाई के सामने दिन दहाड़े लड़की को किडनैप किया गया। मां और भाई के आंखों में मिर्च वाली चटनी फेंकी गई। उसके बाद युवती को अगवा किया गया। इस मामले में अयान और उसके भाई पर लड़की के किडनैप का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया।
आज हिंदू संगठन के लोगों ने इलाके में बंद का आह्वान किया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारामती के इंदापुर में अभी क्या स्थिति है, पुलिस क्या कर रही है, केस की छानबीन में क्या पता चला, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जयदीप भगत। पुणे जिले के भिगवन गांव में 21 वर्षीय तरुणी का किडनैपिंग हुआ है। कल दोपहर को ये मामला सामने आया। कल दोपहर को लड़की उसके भाई और मां के साथ कुछ सामान खरीदी करने सामान खरीदी करने से लौटते हुए उसको 2 इसम आए और उन्होंने मिर्च पाउडर डाल के उसका किडनैपिंग किया है। कल दोपहर से यहाँ पे पुलिस उसका जो है वो ढूंढ रही है। पुलिस ने 6 टीमें रवाना देखिल की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे एसपी यहाँ पे आए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है और इसके चलते जो घटना घटी उसके चलते यहाँ पे गांव भी बंद रखा गया है और मांग की जा रही कि जिन हादसा ये किडनैपिंग किया है उससे जल्द से जल्द पकड़ हिरासत में लेके उनकी पूछताछ की जाए। बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां लॉ के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और यहां जम्मू रीजन के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है। अभी श्रीनगर में प्रस्तावित है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सचिवालय की ओर जाने की कोशिश की छात्रों ने और पुलिस ने छात्रों को सचिवालय कूच से रोका है। तो जम्मू में लॉ के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। जो प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी है इसे श्रीनगर के बजाय जम्मू में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। ये छात्र सचिवालय की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोका। पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई है। दर्जनों छात्रों ने विरोध किया और यहां पर मांग की है कि जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। जम्मू से भेदभाव का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र। लॉ छात्रों की मांग है कि यहां पर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है ये पूरा विवाद और आखिर इस विवाद में सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई छात्रों को? देखिए, यह विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये घोषणा की थी कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसका एक कैंपस जो है वो श्रीनगर में बनाया जाएगा, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और जम्मू में छात्र जो हैं वो तब से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो सूटेबल है इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए। और तब से लगातार जो कानून के छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में बनाया जाए। लगातार ये प्रेशर जो है वो बीजेपी भी बना रही है और जहां बीजेपी इसे विधानसभा में उठा रही है वहीं ये छात्र जो हैं वो सड़कों पर है। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो स्थापना जो है वो जम्मू में भी की जाए। आज भी सदन लगा हुआ था और ये छात्र जो है सदन की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। वंशज, आप खुद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्यों आप सड़कों पर हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि NLU, जैसे आपने अभी उमर अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू को जब IIT और IIM और जैसे इंस्टीट्यूशंस मिले तो NLU क्यों कश्मीर को नहीं मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लॉ की पढ़ाई है वो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँगा कि वो मशीन्स की पढ़ाई नहीं है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे विचारधारा के नाम पर माथे पे गोली मार दी जाती है। तो कल जब उस NLU, अगर कल NLU जैसा इंस्टीट्यूशन कश्मीर में बन जाता है तो उन NLU जैसे इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम होते हैं जब पूरे भारत से डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के स्टूडेंट्स अपने अधिकारों के मुताबिक जो संविधान उनको अधिकार देता है वहाँ पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आता है, लगातार उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है। बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।